पहला टॉपिक है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स और इसमें एग्जांपल्स है मैनेटॉल, आइसोसोर्बाइड और ग्लिसरॉल। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेशन के थ्रू यूरिन में आएंगे। यूरिन में आने के बाद ये सल्यूट की तरह एक्ट करेंगे। इनका ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन इम्पॉसिबल है, यानी कि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में रीअब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते। सिंस ये सल्यूट की तरह काम करते हैं, ये सॉल्वेंट को अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखते हैं, यानी कि वाटर कॉन्स्टेंटली यूरिन में ही प्रेजेंट होगा और वो भी रीअब्जॉर्ब नहीं किया जा सकेगा, जिसकी वजह से आपका यूरिनेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक डायूरिसिस इफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो सल्यूट है, सो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएंगे। इसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस होगा और इसी की वजह से यूरिन इंक्रीज हो जाएगा। कुछ साइड इफेक्ट्स बहुत जेनेरिक से हैं, जैसे हेडेक, नोजिया और वॉमिटिंग। इसके अलावा डिहाइड्रेशन, क्योंकि आपके बॉडी से वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हाइपरनेट्रीमिया। इसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है, लेकिन वाटर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में बढ़ जाएगा। इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी ब्लड का एक्सपेंशन। इसका रीजन ये है कि स्टार्ट में जब ये ड्रग आपके ब्लड सर्कुलेशन में होगा, तब वहां भी वो सल्यूट की तरह काम करेगा। तो आपके बाकी के जो सेल्स है जो ब्लड के आसपास है, उसमें से जो वाटर होगा उसे ये खींच लेगा और ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी के जो सेल्स है जो आसपास है वो सिकुड़ जाएंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, जैसे कि मैनेटॉल ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन बाकी के ड्रग्स हो जाते हैं। मैनेटॉल का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड तक ही कन्फाइंड है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आइसोसॉर्बाइड मेटाबोलाइज नहीं होता, वो अनचेंज्ड यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। ग्लिसरॉल मेटाबोलाइज होता है। अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो मैनेटॉल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू पास होता है और एक्सक्रीट किया जाता है, जिसका टी हाफ 1 से 2 घंटों तक है। यूजेस की बात करें तो जिन पेशेंट्स में अक्यूट रीनल फेलियर होता है, यानी कि उनकी किडनीज मैल फंक्शन कर गई है टेम्परेरीली, उन केसेस में डायूरिसिस इंड्यूस करने के लिए ये ड्रग्स यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट की आंखों में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ गया है, तो उस केस में उसे घटाने के लिए बाय रिमूविंग द एक्सेस फ्लूइड्स ये ड्रग्स यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसी कोई पॉइजनिंग हुई है जिसमें वो पॉइजन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, तो टेम्परेरीली यूरिन का अमाउंट बढ़ाने से पॉइजनिंग में राहत देखने मिलेगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें, कौन सी सिचुएशंस में ये ड्रग्स नहीं लिए जाने चाहिए, तो सबसे पहले है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके अलावा है पल्मोनरी एडिमा, एन्यूरिया यानी कि इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस यूरिन, वो पेशेंट यूरिन नहीं बना पा रहा उसकी किडनीज के थ्रू, और सेरिब्रल हेमरेज। अब आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स पर, जिसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एसीटाजोलामाइड। इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको एक नॉर्मल प्रोसेस समझने की जरूरत है, जो हमारी बॉडी में नॉर्मली होता है। यह है लूमेन, जहां पर यूरिन प्रेजेंट होता है और यूरिन प्रोड्यूस होता है। यह है उसके बगल का सेल जहां से चीजें रीअब्सॉर्ब होती है, और यह है आपका ब्लड सर्कुलेशन। नॉर्मल कंडीशंस में आप देख सकते हो सोडियम कॉन्स्टेंटली रीअब्सॉर्ब हो जाता है और इसी के बदले हाइड्रोजन आयंस को यूरिन के अंदर धकेला जाता है। यूरिन में पहले से बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट है। ये दोनों आयंस कंबाइन होकर आपको कार्बोनिक एसिड देते हैं, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज के इफेक्ट के अंडर H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये CO2 एक गैस है, सो ये आसानी से आपके सेल के अंदर पास कर जाता है और सेल के अंदर प्रेजेंट वाटर और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ मिलकर ये H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड वापस से फॉर्म करता है। ये कार्बोनिक एसिड अगेन ब्रेकडाउन होगा हाइड्रोजन आयंस में और बाइकार्बोनेट आयंस में। ये बाइकार्बोनेट आयंस आसानी से आपके ब्लड स्ट्रीम में रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे और ये H+ आयंस अगेन यूरिन में धकेले जाएंगे, जिसके एक्सचेंज में सोडियम अगेन रीअब्सॉर्ब होगा, जिस वजह से वाटर भी अगेन रीअब्सॉर्ब होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि ये 2 जगह पर अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है। लेकिन अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट किया गया क्योंकि आपने वो ड्रग एडमिनिस्टर किया, तो उसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ जो दिख रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से H2O का रीअब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक्टिविटी इनहिबिटेड, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूसेस क्योंकि ये पंप का काम डिक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पर H+ इनफ बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है। इस वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूसेस, क्योंकि यहाँ पर वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था पहले, और यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से आपको एक डायूरिसिस का इफेक्ट मिलेगा। कुछ बहुत जेनेरिक से साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे ड्राउजीनेस, फटीग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है कई लोगों को इन ड्रग्स से। बोन मैरो डिप्रेशन भी हो सकता है, जो कि काफ़ी रेयर है लेकिन स्टिल हो सकता है। इसके अलावा पेरेस्थीसियास भी हो सकते हैं, यानी कि आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है पूरी बॉडी में।
हाइपोकैलीमिया भी देखने मिल सकता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में पोटेशियम लेवल ड्रॉप हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है एसिडोसिस। आपके ब्लड में HCO3 माइनस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो अल्कलाइनिटी देता है आपके ब्लड को। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारा HCO3 माइनस एक्सक्रीट हो जाएगा क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर भी HCO3 माइनस नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं है। सो आपके ब्लड में अल्कलाइनिटी डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से आपका ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा जिसे कहा जाता है एसिडोसिस। एसिटाज़ोलामाइड के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, एब्ज़ॉर्प्शन काफ़ी अच्छा है, मेटाबॉलिज़्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनचेंज्ड यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, कुछ घंटों में अपना काम दिखा सकता है और 8 से 12 घंटों तक इसकी एक्टिविटी लास्ट करती है। यूजेस की बात करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में कई बार आपके यूरिन को अल्कलिनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में ये ड्रग्स यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो HCO3 माइनस का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हो गया है। इसके अलावा ग्लोकोमा में यूज़ किया जाता है, ये हमने डिस्कस किया। एपिलेप्सी में एड ऑन मेडिकेशन की तरह यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा अक्यूट माउंटेन सिकनेस और पीरियोडिक पैरालिसिस में भी यूज़ किए जाते हैं ये ड्रग्स। आखिरी चीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं, ये लिवर डिजीज़ में नहीं लिए जाने चाहिए क्योंकि ये हेपेटिक कोमा को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में भी ये ड्रग्स नहीं लिए जाने चाहिए क्योंकि एसिडोसिस का रिस्क और बढ़ जाता है।